फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट मेथड। एक्सरसाइज 4.6 का ही थ्योरी आगे डिटर्मिनेंट मेथड। तो ये जो मेथड बता रहे हैं ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बुक में दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। यानी ये NCERT में नहीं दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम में KC सिन्हा में दिया हुआ है, RD सिन्हा में दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। KC सिन्हा के हिंदी मीडियम में भी ये मेथड की चर्चा नहीं की। पहले वाली जो बुक आती थी उसमें चर्चा किया हुआ है, जो न्यू वाली जो बुक है उसमें ये चर्चा नहीं किया हुआ है। यानी जब आप लोग हम पिछले वीडियो में, यानी पिछले वीडियो में जब बताए थे सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसमें दो मेथड बताए थे। एक बताए थे मैट्रिक्स मेथड, दूसरा बताए थे डिटर्मिनेंट मेथड। मैट्रिक्स मेथड पर हम लोग क्वेश्चन कर लिए ना। अब बारी किसकी है? डिटर्मिनेंट मेथड की। किसकी मेथड? कौन सी मेथड? डिटर्मिनेंट मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं क्रैमर्स रूल्स भी बोलते हैं। कौन सा रूल्स बोलते हैं? क्रैमर्स रूल्स बोलते हैं। देखिए ये मेथड क्या है। देखिए जो मेथड आप लोगों को अच्छा लगे उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बिहार बोर्ड वाले विशेष कर ध्यान देंगे, एग्जाम में आप लोग को मैट्रिक्स मेथड का ही यूज आएगा। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए क्या है यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड या इसी को बोलते हैं क्रैमर्स रूल समझ रहे हैं। यानी इसको हिंदी में बोलेंगे सांडिक विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं? सांडिक विधि या क्रैमर का नियम। यही है क्वेश्चन बोल रहे हैं, यानी यही टॉपिक क्लियर है। यही रूल्स है। देखिए कैसे, देखिए इसमें पहले हम लिख लेते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y। देखिए ये सांडिक विधि या क्रैमर्स का नियम। ठीक है, सबसे पहले द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये देखिए तो क्या है? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है का सिस्टम है कि नहीं? द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस है। तो देखिए इस मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम डेल लेते हैं। क्या लेते हैं? डेल। तो डेल में किसको लेते हैं? इसके कोफिशिएंट को। तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1, यहाँ x का कोफिशिएंट a2, यहाँ x का a3। इसमें देखिए y का कोफिशिएंट क्या है? फर्स्ट वाला का b1, सेकेंड का b2, थर्ड का b3। फिर इसका z का c1, c2, c3 डेल हो गया। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पर हम डेल 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? डेल 1। तो डेल 1 इक्वल टू, तो देखो ये डेल 1 में हम लोग क्या करते हैं? डेल 1 में क्या करते हैं ध्यान देना है। इसमें फर्स्ट कॉलम को हटाकर फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं। किससे? d1, d2, d3 से। फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं किससे? d1, d2, d3। यानी कहने का सेंस है फर्स्ट कॉलम के जगह पर d1, d2, d3 लिखेंगे। यानी a1, a2, a3 की जगह पर d1, d2, d3 लिखेंगे। यहाँ पर जाएगा d1, d2, d3। इसके बाद b1, d2, b3, c1, c2, c3 क्लियर हो गया। डेल 1 का वैल्यू हो गया। उसके बाद डेल 2 का वैल्यू देखिए। इसके बाद डेल 2, यहाँ से डेल 2 इक्वल टू देखिए a1, a2, a3। अब देखिए डेल 2 में क्या करते हैं? तो सेकेंड कॉलम के जगह पर d1, d2, d3 लिखेंगे। क्या हो गया यहाँ पर? d1, d2, d3, फिर c1, c2, c3 क्लियर हो गया। फिर अब यहाँ पर डेल 3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डेल 3 इक्वल टू वही करते हैं। अब थर्ड कॉलम के जगह पर d1, d2, d3 लिखेंगे। यानी ऐसे a1,
A2 A3, B1 B2 B3, D1 D2 D2 D3, यही लिखेंगे। समझ गए ना आप लोग क्या किए हैं? देखिए सबसे पहले इसमें डेल लेते हैं। डेल मतलब डिटर्मिनेंट। ये जो डेल है किसके है? कोएफिशिएंट लिए। डेल में किसको लिए? कोएफिशिएंट को। उसके बाद डेल वन में क्या लिए हैं? यानी डेल वन वन है मतलब फर्स्ट कॉलम, वन मतलब फर्स्ट कॉलम को हटाकर उसके जगह पर D1 D2 D3 यानी औचर पदों को लिख देंगे। देखिए यहाँ पर लिख लिए। फिर डेल टू में सेकेंड कॉलम को हटाकर यानी इसको B1 B2 B3 को हटाकर वहाँ पर D1 D2 D3 लिख दिए। डेल थ्री में थर्ड कॉलम को हटाकर वहाँ पर लिख देंगे D1 D2 D3, ये लिख दिए। इसके बाद अब वैल्यू निकालते हैं यानी x इक्वल टू होता है डेल वन अपॉन डेल, y इक्वल टू होता है डेल टू अपॉन डेल और z इक्वल टू होता है डेल थ्री अपॉन डेल। ये होते हैं वैल्यू यानी x इक्वल टू डेल वन अपॉन डेल, y इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल और फिर z इक्वल टू डेल थ्री अपॉन डेल। समझ रहे हैं ना? चलो इस पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। चलिए एक यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल, जैसे ये टू वेरिएबल वाला कोर्स ले रहे हैं। यहाँ पर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा क्या है दिया है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1। फिर देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। ये हम एग्जाम्पल लिए, इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। देखिए इस मेथड सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ऐसे तो ये लिए हैं 3 वेरिएबल्स वाले, एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 वेरिएबल्स वाले। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं क्यों ऐसा ले रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा यानी समय की बचत करने के लिए ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पर एक एग्जाम्पल लिए। देखो तो यहाँ से सबसे पहले डेल लिखेंगे। तो डेल इक्वल टू बोलो, तो डेल इक्वल टू देखिए कोएफिशिएंट को लिखेंगे ना, 2x का कोएफिशिएंट है 2 3, तो यहाँ पर 2 3, y का 5 2 ले लिए। क्लियर हो गया? अब इसके बाद डेल वन इक्वल टू, तो डेल वन में क्या करते हैं? यहाँ पर C1 के जगह पर क्या लिखेंगे? जहाँ C1 है वहाँ पर लिखेंगे 1 7, ये D1 और ये D2 का मान हो गया। इसी को लिख देंगे 1 7 और फिर 5 2, ये डेल वन का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से डेल टू लेके चलेंगे। डेल टू में क्या करेंगे? यहाँ पर यानी सेकेंड कॉलम में 1 और 7 को लिख देंगे 2 3 5 2। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? यानी ये जो हो गया A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये A2 हो गया, B2 है, ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। यहाँ पर डेल बराबर 2 3 5 2 हो गया। इसके बाद डेल वन, तो डेल वन में क्या करते हैं? फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, यानी फर्स्ट कॉलम 2 और 3 को हटाएंगे। वहाँ पर किसको लिखेंगे? D1 और D2 यानी 1 और 7 को। डेल टू मीन्स सेकेंड कॉलम को हटाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे 1 और 7 को। क्लियर हो गया? यहाँ पर डेल थ्री नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 वेरिएबल वाला है। डेल थ्री नहीं आएगा क्यों? क्योंकि 2 वेरिएबल वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए यहाँ से तो चलो तो यहाँ से डेल का वैल्यू निकाल देते हैं। इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 तो 4 और माइनस 3 × 5 15 इक्वल टू -11। क्लियर हो गया? इसके बाद इसका देखिए, इसको 1 × 2 तो 2 - 7 × 5 यानी इक्वल टू -33। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए 2 × 2 तो 4 - 3 × 5 15। क्लियर? यानी इक्वल टू -11। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। डेल टू लिखना है, डेल टू है यानी 2 3। अब इसके जगह पर इसको ना लिखेंगे 1 और 7 को, 1 7। सर माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 2 × 7 14 और 3 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ से x का निकालने वाले, x इक्वल टू डेल वन अपॉन डेल। तो देखिए तो यहाँ पर डेल वन, तो डेल वन अपॉन डेल, तो डेल वन का वैल्यू क्या है?
डेल वन, तो डेल वन का दिया हुआ है, देखिए डेल वन का -33 और डेल का वैल्यू क्या है -11, तो ये कट गया, तो कितना मिला 3 मिला। अब आइए यहाँ पर y इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल होता है ना, y इक्वल टू, देखिए बताएं y इक्वल टू क्या होता है डेल 2 अपॉन डेल, ऐसा होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर डेल 2 को लिखेंगे तो डेल 2 का वैल्यू आया है 11 अपॉन -11, कैंसिल होकर क्या आ गया -1 आ गया, कैंसिल होकर क्या आ गया -1, समझ गए। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, यही सोल्यूशन है। किस मेथड से, डिटर्मिनांट मेथड से। किस मेथड से ये सोल्यूशन है, डिटर्मिनांट मेथड से। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से बन जाएगा। देखिए इस मेथड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस मेथड में हम कैसे जानते हैं कौन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कौन समीकरण निकाय कंसिस्टेंट है और कौन समीकरण निकाय इनकंसिस्टेंट है, इस मेथड द्वारा। किस मेथड द्वारा, डिटर्मिनांट। और सारणिक मेथड में, डिटर्मिनांट मेथड द्वारा। मैट्रिक्स मेथड में आप लोग बता चुके हैं, अब इस मेथड में जानेंगे। तो चलिए इस मेथड में जानते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस मेथड में अगला हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट आप लोग को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट, इफ डेल नॉट इक्वल टू 0, डेल नॉट इक्वल टू 0, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent and it has unique solution, यानी एक सलूशन होगा। कितना सलूशन होगा, एक सलूशन होगा। दूसरा देखिए, यानी इसको हिंदी में लिखना होगा, इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए इसको हिंदी में लिखेंगे हम लोग। देखिए क्या होगा, यदि डेल नॉट इक्वल टू 0 तो समीकरण समीकरणों का निकाय भी हो सकता है। समीकरणों का निकाय संगत होता है। समीकरणों का निकाय क्या होता है, संगत होता है। तथा अद्वितीय हल होता है, तथा इसके पास अद्वितीय हल होता है। कौन द्वितीय, यानी अद्वितीय मतलब क्या हो गया, एक से अधिक नहीं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए ध्यान देंगे, सेकेंड, इफ डेल इक्वल टू 0, जब डेल इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 केसेस आएंगे। कितने केसेस आएंगे, 2 केसेस आएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में क्या आएगा, देखिए फर्स्ट ये आएगा डेल 1 नॉट इक्वल टू 0, फिर डेल 2 नॉट इक्वल टू 0, डेल 3 नॉट इक्वल टू 0, देन the system of
equation, the system of equations is inconsistent. The system of equation inconsistent. कब? जब डेल वन नॉट इक्वल टू जीरो, डेल टू नॉट इक्वल टू जीरो, डेल थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है, यानी कोई सोल्यूशन नहीं होता है। समझ गए ना? आप देखिए दूसरा हो जाएगा डेल वन इक्वल टू जीरो, डेल टू इक्वल टू जीरो, डेल थ्री इक्वल टू जीरो, देन द सिस्टम ऑफ equations is consistent and it has infinite solution. इसके पास कितने सोल्यूशन होते हैं? इन्फिनाइट सोल्यूशन होते हैं। समझ गए आप लोग? कब? देखिए इफ डेल इक्वल टू जीरो आएगा, यहाँ पर दो केसेस आएंगे। कितने केसेस आएंगे? दो केसेस आएंगे। फर्स्ट केस डेल वन, देखिए फर्स्ट होता है जब डेल वन, डेल टू, डेल थ्री या डेल वन, डेल टू, डेल थ्री का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यानी इसका द सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और जब जीरो आ जाएगा सोल्यूशन होता है, बट क्या होता है? इन्फिनाइट सोल्यूशन होता है। समझ गए मेरी बात? चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देकर समझा रहे हैं आप लोगों को, एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए इसे हम केसेस ना कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ग्रुप में समझा रहे हैं आप लोग को। देखिए यहीं पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, यहीं पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें चेक करना होगा। जैसे देखिए तो दे देगा x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल टू 7, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, सॉरी 8, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया। हमें चेक करना होगा ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, यानी ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, यानी कहने का मतलब हिंदी में हो गया संगत है कि असंगत है। देखो इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पर डेल, तो डेल लिख रहे हैं। डेल देखो कोएफिशिएंट क्या है? x का 1, फिर यहाँ पर 2, 3, 6, तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना? 6 - 6 इक्वल टू 0, क्या आ गया? 0 आ गया ना। जब 0 आता है, बताएं 0 आता है तो डेल 1, डेल 2 और डेल 3 का वैल्यू निकालना पड़ता है ना। तो चलो हम यहाँ से डेल 1 का वैल्यू निकाल रहे हैं। डेल 1 इक्वल टू डायरेक्ट क्या करेंगे? जैसे 1, 2 के जगह पर 5 और 8 लिखेंगे, बोलो 5, 8, यहाँ पर लिख देंगे 5, 8, यहाँ पर 3, 6 लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 - 24 माइनस करेंगे तो 6, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। देखिए अब यहीं से हम लोग कन्फर्म हो गए, यानी डेल 1 का वैल्यू 0 आ गया, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब डेल 2, डेल 3 की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। सुने ना, जब यहाँ पर आ गया डेल 1, डेल 2 या डेल 3 में किसी का वैल्यू 0, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर देखिए तो डेल 1 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अब यहीं से हम कन्फर्म हो गए ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। समझ रहे हैं आप लोग? यानी डेल 2, डेल 3 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा में बन जाएगा। चलिए लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस, ऐसे हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। समझ गए? जब एक ही से मालूम चल गया, समझ रहे ना, अब डेल 2, डेल 3 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब अगला एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। देखिए और क्वेश्चन दे रहे हैं, सभी लोग समझेंगे।
दे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2, फिर 5x प्लस 5y इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, यानी संगत है कि असंगत है। तो डिटर्मिनेंट मेथड से फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डेल इक्वल टू, तो देखिए तो 1 5 1 5, तो सॉल्व करेंगे यानी 1 इंटू 5 5 और 5 इंटू 1 5 5 माइनस 5 0। क्लियर हो गया? जब डेल का वैल्यू 0 आ गया, ये क्या हो गया बोलो? जब डेल का वैल्यू 0 आता है तब डेल 1 डेल 2 और डेल 3 का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो चलो हम यहाँ से डेल 1 का वैल्यू निकाल लें, तो हम डायरेक्ट डेल 1 का वैल्यू निकाल लें। तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम की जगह पर 2 और 10 को लिख देंगे, यहाँ पर लिख रहे 1 और 5 की जगह पर 2 और 10 को, 2 10 1 5, तो सॉल्व करेंगे 2 इंटू 5 तो 10, अब 10 इंटू 1 तो 10 माइनस 10 तो 0 हो गया। अब देखिए तो डेल 1 का वैल्यू आ गया। अब देखो, अब इसमें एक निकाल कर नहीं छोड़ेंगे, इसमें डेल 2 का भी निकालेंगे, सुन रहे ना? यदि डेल 3 रहता है, खैर इसमें तो डेल 3 निकलेगा नहीं, कहाँ तक निकलेगा? सिर्फ डेल 2 तक, तो डेल 2 भी निकालेंगे, दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर डेल 2, तो डेल 2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे 1 5, अब यहाँ पर 1 5 के यहाँ पर 2 और 10 लिखेंगे, 2 10, तो सॉल्व करेंगे 1 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 2 10 हो गया 0। तो देखिए तो यहाँ पर डेल का वैल्यू 0, डेल 1 का वैल्यू 0 और डेल 2 का वैल्यू 0, तो मतलब क्या हो गया? यानी ये कंसिस्टेंट है, लेकिन इसके पास इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है? इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। समझ रहे हैं आप लोग? तो लिख देंगे हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज consistent and it has infinitely, infinite solution लिख देते हैं, infinite solution, it has infinite solution, इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे? इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे। क्लियर हो गया? ये किस मेथड से बता रहे हैं? डिटर्मिनेंट मेथड से। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, फिर 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन है, इसको चेक करना है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। चलिए इसको हम चेक कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग, अच्छा से ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम डेल निकालेंगे यहाँ पर, तो चलो हम डेल इक्वल टू लिख रहे हैं, डेल इक्वल टू कोएफिशिएंट लिख रहे हैं 5 2 5, इसका y का -1 3 -2, z का 4 5 6। चलिए इसको एक्सपेंड करें, 5 बार हो गया तो किसमें है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 -2 5 6, फिर माइनस, यहाँ से -1 को बाहर करें, किसमें? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ से 2 5 5 6 प्लस 4 को यहाँ से बाहर करें, किसमें? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 5
3 - 2। तो सॉल्व करें यहाँ पर 5 इंटू, देखिए 18, 3 इंटू 6 18 आप प्लस 10, ये प्लस 1, ये हो जाएगा 12 माइनस 25 प्लस 4 इंटू -4 माइनस 15। क्लियर? तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 28 और फिर प्लस 1 इंटू -13 अब फिर इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू -19, यही ना होगा। अब सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना जी, यानी ये कितना हो जाएगा 140, इसका -13 -13 देखिए तो यहाँ से कर दिए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 140 माइनस ये 9 8 89 हो गया। तो माइनस करेंगे, यहाँ पर इधर लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 51। ये नॉट इक्वल टू 0 है, जब नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो अब del 1 del 2 del 3 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहीं से मालूम चलेगा कि क्या है ये कंसिस्टेंट है। क्या है ये कंसिस्टेंट। तो लिख देंगे hence the system of equations is consistent and it has unique सॉल्यूशन। इसके पास कितने सॉल्यूशन है यूनिक, यानी केवल एक सॉल्यूशन होगा। समझ गए मेरी बात। ये सब जो क्वेश्चन बताए थे आप लोग को ये बताए थे NCERT से थोड़ा अलग, यानी KC सिन्हा का क्वेश्चन बताए थे, सुन रहे हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी 4.6 कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। फिर भी यदि आप लोग को दिक्कत होगी आप लोग कॉल करके पूछिएगा, ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। क्लियर है? धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।